राधिका एक बहुत ही गरीब औरत होती है और वो ही काम करके जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चला रही होती है। एक दिन राधिका काफी रात को काम से घर वापस आई होती है। तभी पड़ोस की सोनी आती है और मेहंदी की कीप राधी को देते हुए सोनी बोलती है, राधिका दीदी प्लीज मुझे मेहंदी लगा दो ना। वो क्या है ना, मेरे दोस्त की शादी है और मैंने बाकी की तैयारी में ये भूल ही गई, मुझे मेहंदी भी लगवानी है। मैं बहुत थक गई हूँ, वहाँ पर खड़े रहो तो कोई आता नहीं है, पैर दर्द हो रहे हैं। इससे अच्छा है तो मैं कल सुबह जल्दी से मेहंदी लगा दूंगी तेरे। नहीं राधिका दीदी, मेरी दोस्त की कल शादी है और मुझे उसके घर भी जाना है, बहुत काम है। अगर मैंने कल सुबह मेहंदी लगाई तो मैं बाकी के काम कैसे करूँगी? अभी लगा दो ना। ठीक है लगा दूंगी। कैसा डिजाइन लगाना है, कुछ पता है? हाँ मैंने ना कई सारे डिजाइन देखे हुए हैं, लेकिन क्या? वो मैंने ना एक डिजाइन देखा है, आजकल वो डिजाइन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, मेरा वो मन है। बताओ मैं बना दूंगी ठीक वैसे ही। तुम तो जानती ही हो कि मैं जैसा डिजाइन बोलती हूँ वैसा बना देती हूँ। एक काम करो, मुझे फोटो दिखाओ कैसे बनानी है। वो आपने सुना तो होगा ही, ब्लाउज वाली मेहंदी, जो ब्लाउज के बैक की जगह पर पूरे मेहंदी का डिजाइन होता है, मुझे वो वाला डिजाइन बनवाना है। तुम्हारी मम्मी को तो उस डिजाइन से कोई परेशानी नहीं है ना? ये डिजाइन बहुत ट्रेंड में तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे तो यही पसंद है, आप बना दो ना, मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है मेरी दोस्त भी मेहंदी ब्लाउज ही पहनने वाली है अपनी शादी के फंक्शन में। तुम मुझे दीदी बोलती हो तो थोड़ा बहुत काम ही दिलवा दो। वहाँ मैं खड़ी रहती हूँ, बाजार में कोई नहीं आता मेहंदी लगवाने, बस एक दो लोग आ जाते हैं। दीदी एक काम करो, आप मेहंदी ब्लाउज बना दो, साइड में अपना नाम भी लिख देना, तब तो लोगों को बहुत पसंद आएगा और कई लोग तो खुद ही बोलेंगे कि मुझे भी लगवानी है। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी बनाती हूँ मेहंदी ब्लाउज। राधिका एक मेहंदी वाली थी, लेकिन राधिका कितनी भी मेहनत कर ले उसे उसके घर का खर्चा नहीं निकल पाता था। वो अपनी छोटी बेटी को भी अकेले ही संभाल रही थी। इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद भी वो बहुत कोशिश करती थी कि अपनी बेटी को कभी भी किसी चीज की कमी ना होने दे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद राधिका अपनी बेटी प्राची को खाना खिला रही होती है। तभी प्राची बोलती है, माँ आप तो कहती थी ना कि मैं स्कूल भी जाऊंगी, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, लेकिन आप तो मेरे लिए कुछ नहीं लाई, मैं क्या स्कूल तक नहीं जाऊंगी? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं हूँ ना, मैं तुझे स्कूल भी भेजूंगी और तेरी सारी इच्छा पूरी भी करूंगी। बस मेरा काम नहीं चल रहा है, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता है। माँ कोई बात नहीं, मुझे स्कूल ही नहीं जाना, मैं तो घर पर ही बहुत खुश हूँ। बस कर मेरी शैतान लड़की, मुझे पता है तू अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती है, इसलिए स्कूल जाने से मना कर दिया ना। लेकिन देखिए एक दिन आएगा जो तू बोलेगी मैं सब कर पाऊंगी। माँ आपको काम पर नहीं जाना है क्या? यहाँ क्यों बैठी हो? जल्दी से खाना खाओ और काम पर जाओ, आपको मेरे और अपने लिए भी तो काम करना है ना। ठीक है मैं निकलती हूँ, तू अपना ध्यान रखियो। राधिका रोज जाती है और बाजार में मेहंदी की कीप लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन राधिका के पास कोई भी मेहंदी लगवाने नहीं आते हैं। कुछ दिनों बाद सोनी अपनी सहेली प्रिया के साथ आती है और बोलती है, प्रिया ये है राधिका दीदी, इन्होंने ही मेरी मेहंदी ब्लाउज बनाया था। पता है शादी में हर कोई मेरे मेहंदी ब्लाउज की तारीफ कर रहा था, यहाँ तक कि लोग ये भी बोल रहे थे कि मेरा मेहंदी ब्लाउज दुल्हन की मेहंदी ब्लाउज से भी कई ज्यादा अच्छा है। मुझे तो नहीं लगता कि ये इतना भी अच्छा मेहंदी ब्लाउज बनाना जानती होंगी जितनी तू तारीफ कर रही है। आजकल तो इतने बड़े बड़े मेहंदी आर्टिस्ट है, वो इतने अच्छे से मेहंदी ब्लाउज बनाते हैं और ये रोड पर अपनी मेहंदी की कीप लेकर घूम रही है और तू बोल रही है कि इन्हें बहुत अच्छा मेहंदी ब्लाउज बनाना आता है। तेरी यही तो प्रॉब्लम है, तू बिना किसी बात के इतना ज्यादा भड़क जाती है। पहले ट्राई तो कर, बाद में तय करियो कि मैं सही बोल रही थी या गलत बोल रही थी। नहीं मुझे तो यहाँ वाइब भी अच्छी नहीं आ रही, मैं कैसे लगवा लूँ? और ऊपर हाथ भी कितने गंदे हो रहे हैं, इतने गंदे हाथों से ये मेरा शरीर छुएंगी। नहीं मुझे तो सोचकर ही बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है। चल मैं कहीं किसी अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट को बुक कर लूंगी। वाइब अच्छी तो तब आएगी ना जब तू मेरी बात मानेगी। देख तू मेरी दोस्त है, तू कम से कम मेरी बात पर यकीन तो कर। राधिका दीदी आप चलो मेहंदी ब्लाउज बनाओ। तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे लोगों से अपना मेहंदी ब्लाउज नहीं बनवाऊंगी, तो तू अब कुछ मत बोल और चल यहाँ से। बिना बात के मेरा इतना टाइम खराब कर दिया। आप इतना घबरा क्यों रही हो? चलिए मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल वैसा ही मेहंदी ब्लाउज बना कर दूंगी जैसा आप चाहती हो, कोई शिकायत नहीं होगी। और अगर फिर भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो ठीक है, अगर आपको मेहंदी ब्लाउज अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे 1 रुपए भी मत देना, आप बिना पैसे दिए ही चले जाना। ठीक है तुम इतना बोल रही हो तो मैं बनवा लेती हूँ, लेकिन जरा सी गलती याद रखना फिर अपनी कमाई मैं नहीं देने वाली।
लेकिन मैं ऐसे सड़क पर नहीं बनवाऊंगी। अरे ठीक है मेरी माँ, तू चल मेरे घर चल, वहाँ बनवा लियो, तुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। राधिका की बात सुनकर प्रिया मान जाती है और मेहंदी ब्लाउज बनाने लगती है। ब्लाउज बनते समय राधिका को छींक आ जाती है और प्रिया का मेहंदी डिजाइन खराब हो जाता है। ये देखकर प्रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, देख सोनी, मुझे पता था कि तुम कुछ न कुछ कांड करोगी, और देख लो ये क्या किया। एक तो पूरा मेहंदी ब्लाउज भी खराब कर दिया, और अब ऐसा खराब करा है कि दोबारा से नहीं बनवा सकती हूँ। रंग चढ़ गया होगा अब तक तो। माफ करना, वो मुझे अचानक से छींक आ गई इसलिए खराब हो गया है, लेकिन आप बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी ठीक कर दूंगी। नहीं, जितना खराब करना था तुम कर चुकी हो, अब कुछ कर दिया तो देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेहंदी ब्लाउज ऐरे गहरे लोग नहीं बनाते हैं, एक आर्टिस्ट होते हैं, और वो तुम सड़क छाप मेहंदी वाली हो। अरे यार तू इतना हाइपर क्यों हो रही है? वो बोल तो रही है कि उन्हें छींक आ गई, गलती से हो गया, लेकिन तू तो राशन पानी लेकर चढ़ गई उनके ऊपर। तू इतने स्टैंडर्ड वाली है तो क्यों बोल रही थी कोई सस्ता और अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट चाहिए? चली जाती ना किसी हाई फाई जगह में। देख सोनी, अभी जो कांड हुआ है ना, वैसे मेरा दिमाग मत खराब कर। तू बीच में और मत बोल, वरना मैं तुझे ही कुछ बोल दूंगी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं जा रही हूँ। प्रिया इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। राधिका का वैसे ही काम नहीं चल रहा था और प्रिया वाले कांड के बाद कोई भी राधिका के पास नहीं आता था, क्योंकि प्रिया ने हर जगह राधिका की मेहंदी की बदनामी कर दी थी। कुछ दिनों बाद राधिका ने वापस से सोनी के ऊपर मेहंदी ब्लाउज बनाया था और उसमें सोनी का चेहरा भी बनाया था। जब सोनी प्रिया के पास जाती है तो प्रिया बोलती है, देखा तुझे भी अकल आ गई ना, अब तू किसी मेहंदी ब्लाउज बनवा कर आई है, इसमें तो तेरी शक्ल भी बनाई हुई है, कितना अच्छा लग रहा है ये ब्लाउज। चल मैं भी वहाँ से बनवाऊंगी। क्या यार प्रिया, तुझे बनवाना तो होता नहीं है, यही बोलती है कि मैं भी बनवाऊंगी। अगर तुझे करना अपने मन का होता है तो मुझे क्यों बोल रही है तू? अरे सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छा बनाया है। और देख मेरे भाई की शादी भी आने वाली है, मैं भी वहीं से बनवा लूंगी। अभी तक तो मैंने ट्रेंड का एक भी वीडियो भी नहीं बनाया है। अब सोच, अब तू नहीं बनवा पाएगी ट्रेंड की वीडियो। ऐसे क्यों बोल रही है तू? मैं क्यों ट्रेंड की वीडियो नहीं बनवा पाऊंगी? अरे क्योंकि तुझे बनवाना नहीं होगा ना मेहंदी ब्लाउज। क्या बोले जा रही है तू? अरे मुझे क्यों नहीं बनवाना? तुझे तो पता है मैं ट्रेंड को कितना फॉलो करती हूँ। क्योंकि ये डिजाइन उन्होंने ही बनाया है जिनकी तो बेइज्जती करके आई थी उस दिन, वो तेरी राधिका दीदी, जिन्होंने मेहंदी ब्लाउज के नाम पर पूरा बैग खराब कर दिया था मेरा। तू उसकी बात कर रही है कि उन्होंने ये डिजाइन बनाया है? हाँ उन्होंने ही बनाया है। अच्छा लगा ना तुझे भी? उनको मेरी नजर में उठाने के लिए अब तू झूठ मत बोल। उस दिन बस मैं तेरे बोलने पर गई थी बनवाने, लेकिन क्या बनाया था बकवास, और अब तू ये बोल रही है कि ये उन्होंने बनाया है। मैं नहीं मानती। मुझे पता था तुझे मेरी बातों पर यकीन होगा ही नहीं, तभी तो तुझे यकीन दिलाने के लिए मैंने वीडियो बना ली थी, ये दिखाने के लिए कि कोई वो आम आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि ब्लाउज मेहंदी वाली बड़ी आर्टिस्ट है। सोनी प्रिया को वीडियो दिखाती है और प्रिया को पता चलता है कि राधिका ने ही वो मेहंदी ब्लाउज बनाया था। उसके बाद प्रिया और सोनी दोनों राधिका के घर जाते हैं और प्रिया बोलती है, माफ कर दो, उस दिन बिना गलती के मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया था। मुझे नहीं पता था कि आप सच में इतना अच्छा मेहंदी ब्लाउज बनाना जानती हो। उस दिन अगर रुक के पूरी बात सुन लेती तो आज तुम्हें माफी तो नहीं मांगनी पड़ती ना। बिना जाने ही तुमने मुझे इतना सुना दिया था। मैं जानती हूँ उस दिन मुझसे गलती हो गई थी और छींक की वजह से पूरा डिजाइन खराब हो गया था, लेकिन सच में मुझे बहुत बुरा लगा था उस बात को लेकर। आज मैं आपके पास आई हूँ मेहंदी ब्लाउज बनवाने, क्या आप मेरा मेहंदी ब्लाउज बनाओगी? हाँ बिल्कुल, ताकि अब तुम खुद ही और लोगों को भी बताओ। राधिका प्रिया की बैग पर बहुत अच्छा मेहंदी ब्लाउज बनाती है। प्रिया को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है, और उसके बाद से ही राधिका का मेहंदी ब्लाउज का काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है और काफी दूर दूर से लोग भी आने लगते हैं। आज सुमन की सगाई थी। उसके घर पर मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। तभी सुमन की होने वाली सास मधु सुमन की माँ से कहती है, समधन जी, अब आपकी बेटी हमारी बहू बनने वाली है। आधी तो बन ही गई है, आधी शादी के बाद बन जाएगी। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी दोनों बच्चों की शादी करवा दी जाए। सही कहा आपने, हम भी यही चाहते हैं, जल्दी से जल्दी दोनों बच्चों की शादी हो जाए। तो लगे हाथ अब शादी की डेट भी फिक्स कर ही लेते हैं। जैसी आपकी मर्जी, बताओ कब की रखनी चाहिए शादी? इतना कहकर आप दोनों मिलकर शादी की डेट फिक्स करते हैं और देखते ही देखते समय गुजरता है और समय के साथ सुमन और नितिन की शादी का दिन भी करीब आ जाता है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी। घर में मेहमानों का आना जाना हो रहा था। वहीं दूसरी ओर नितिन की बारात चल रही थी। इधर संबंध अपने कमरे में बैठी ठूस ठूस कर खाना खा रही थी, जिसे देख उसकी माँ विमला कहती है, हे भगवान, रोज तू पूरा दिन खाती रहती है, कम से कम शादी के दिन तो इतना मत खा। तेरा ससुराल पास में नहीं है, जाने में पूरी रात लग जाएगी, और इतनी रात पेट खराब हो गया तो हल्की होने कहाँ जाएगी। माँ आप भी ना, आज तो मेरी शादी है, कम से कम आज तो मुझे खाने से मत रोको। मैं खाने से नहीं रोक रही, लेकिन एक लिमिट में तो खा। अगर पेट खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी।
उसकी चिंता आप मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी आप यहाँ से जाओ, मुझे खाने दो। इसको समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। इतना कहकर बंदा वहाँ से चली जाती है और सुमन अब भी ठूस ठूस कर खा रही थी। कुछ ही देर में घर के बाहर पटाखों की आतिशबाजी की आवाज आती है। ये देख लोग समझ जाते हैं कि बारात गांव के चौराहे पर आ गई थी। विमला भी सुमन के कमरे में आती है और कहती है, बस अब तू कुछ नहीं खाएगी, बारात गांव के चौराहे पर आ गई है, कुछ ही देर में घर पर भी आ जाएगी। अगर तुझे किसी ने ऐसे खाते हुए देख लिया तो लोग बोलेंगे दुल्हन कितनी भुक्कड़ है। आराम से बैठ, अब तू शादी के बाद ही खाएगी। लेकिन माँ थोड़ा और खाने दो, भूख लगी है। भूखे दानव की तरह हरकत मत कर, चुपचाप बैठी रह। शादी कम बर्बादी ज्यादा लग रही है। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर के बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद बारात वापस घर की ओर लौटती है। दूल्हा दुल्हन एक कार में जा रहे थे और पूरी बारात एक बस में। कुछ दूर जाने के बाद बारात एक ढाबे पर पहुँचती है, जहाँ नितिन सुमन से कहता है, सुमन अगर तुम्हें भूख लगी हो तो तुम कुछ खा लो, यहाँ ये ढाबे पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मंगा लो खाना। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना मंगाता हूँ। इतना कहकर अब नितिन सुमन के लिए एक प्लेट छोले भटूरे मंगवा लेता है, जिन्हें सुमन 2 मिनट में ही चट कर जाती है। और नितिन सुमन से कुछ और खाने के लिए पूछता है तो सुमन और भी खाना मंगवाती है और देखते ही देखते वो 4 प्लेट छोले भटूरे खा जाती है और खाने के बाद एक लंबी सी डकार मारकर कहती है, अरे वाह, अब पेट एकदम फूल गया है, मजा आ गया। नितिन जी, सच में यहाँ के छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। हाँ चलो अच्छा है, तुम्हें यहाँ का खाना तो पसंद आ गया। इतना कहकर दोनों वापस एक कार में बैठ जाते हैं, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। उसके बाद ड्राइवर दोनों को बताता है कि कार खराब हो गई है और कार खराब होने की वजह से उन दोनों को भी शराब की बस में ही बैठना पड़ जाता है। कुछ देर बाद बस फिर से चल देती है, लेकिन आप ज्यादा खाना खाने की वजह से सुमन के पेट में दर्द होने लगता है। ये क्या हो रहा है? पेट से गुड़गुड़ की आवाज क्यों आ रही है? क्या बात है सुमन, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अभी नहीं, अभी मैंने क्या बताऊं, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है और मुझे छुट्टी लग रही है। सुमन क्या बात है, बताओ तो सही। कुछ नहीं जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। हाँ मैं समझ सकता हूँ, घर वालों को छोड़ने के बाद दुख होता है। तुम चिंता न करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस समय तो सुमन बात को बदल देती है, लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने वाली सीट पर 3 लड़के आकर बैठ जाते हैं और सुमन को देखकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे बंटी भाई, नितिन भाई की तो किस्मत खुल गई, कितनी सुंदर बीवी मिली है उसे। यार रोहन भाई, सही कहा यार, काश ऐसी बीवी मुझे भी मिले तो मजा ही आ जाएगा। सच में भैया, एकदम कड़क माल है सीटी बजा के। उन तीनों की बात नितिन सुन लेता है और कहता है, क्या बात है भाई, तुम सब मेरी बीवी के बारे में क्या कुछ कह रहे हो? बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अजी हमें क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हम आपकी पत्नी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे सीटी बजा के? अरे हम तो बस ये कह रहे थे कि आप दोनों की जोड़ी एक नंबर है। अजी रहने दीजिए, बेफालतू का झगड़ा मत शुरू कर देना। ठीक है सुमन, तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। आगे से तुमने कुछ भी मेरी और मेरी बीवी के बारे में कहा ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कुछ देर बाद अब नितिन वहाँ से उठकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और सुमन के पास नितिन की माँ और उसकी बहन आकर बैठ जाती है, जो कि कुछ देर सुमन से बातें करती है। तभी अचानक सुमन के पेट में और ज्यादा दर्द बढ़ जाता है और वो जोर की पाद मारती है, जिससे कि पूरी बस में बदबू फैल जाती है। और सामने सुमन की ननद नेहा कहती है, हाय राम, कितनी गंदी बदबू है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुत्ता मर गया हो। सही कहा नेहा तूने, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 10 दिन का बासी खाना अब निकाला हो। इतनी गंदी सड़ी हुई स्मेल, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। पर ये बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है सामने जो तीनों लड़के बैठे हैं ना, उनमें से किसी का ये काम। क्या कह रही हो आंटी जी? मतलब हम लड़के हैं तो क्या हम भरी बस में बदबू छोड़ेंगे? इतने गिरे हुए भी नहीं है हम सीटी बजा के। आंटी जी, ये सब हमने नहीं किया है, ये जरूर किसी और ने किया होगा। हमारी तो खुद सांस फूल रही है इस गंदी बदबू से। पता नहीं कौन कलमुहा इतनी गंदी बात छोड़ रहा है, कीड़े पड़े उसको। माँ ने सही कहा था,
ज्यादा ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए था मुझे। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, बहुत जोर की आई है। ऐसा ना हो कहीं यहीं पर निकल जाए, बेइज्जती हो जाएगी। इतना कहने के बाद सुमन एक बार फिर से पात छोड़ती है, जिससे कि बहुत ही भयंकर बदबू फैल जाती है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बदबू फैला कौन रहा है। अगली बार फिर से सुमन एक जोर का पात मारती है, जिससे बहुत तेज की आवाज आती है और सभी सुमन की ओर देखने लगते हैं। ये लो, सारा रायता तो नहीं बहुरानी ने ही फैला रखा है। शादी में कुछ ज्यादा ही पकौड़े खा लिए थे क्या इन्होंने? अब बस में निकाल रही है सीटी बजा बजा के। नहीं नहीं नहीं, सीटी बजा के नहीं, पाद के बम मार के। अरे इतने तगड़े बम तो अमेरिका ने चाइना पर भी नहीं मारे होंगे जितने बड़े भाभी जी ने पाद मार दिए है। अरे कहीं ऐसा ना हो जाए अगले 5 से ये बस ही उड़ जाए। इतना कहकर तीनों लड़के बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये सब देखकर मधु अपनी बहू से कहती है, बहू ये सब क्या है? इतनी देर से ये बस तू छोड़ रही थी, शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? आज तो तूने मेरी नाक कटवा दी। माँ जी मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया और पूरे रास्ते बैठे बैठे मेरे पेट में गैस बन गई है और बहुत जोर की भी आई है। अगर अभी टॉयलेट नहीं गई तो सारा खजाना यही निकल जाएगा। हाय राम, अब इतनी रात में इस जंगल में तेरे लिए टॉयलेट कहाँ से ढूंढे? रिश्तेदार देखेंगे तो और मजाक बनाएंगे। पहले से ही कम मजाक बना है क्या? माँ जी अगर अभी और लेट हुई तो ये बची खुची नाक भी कट जाएगी। आप कुछ करिए प्लीज। सुमन अपने पेट के दर्द से बहुत परेशान हो गई थी और रात के समय कहीं टॉयलेट भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से सुमन अपनी सीट पर ही पॉटी कर देती है और उसकी बदबू पूरे बस में एक महामारी की तरह फैल जाती है और इस बदबू से सभी लोग बस रुकवाकर बस के बाहर निकल जाते हैं और आपस में बात करते हुए सुमन का बहुत मजाक बनाते हैं। हाय राम, तूने तो पूरी बस गंदी कर दी, मेरी तो सबके सामने नाक कट गई। अब मैं क्या करूं? ना जाने कौन सी गंदी घड़ी में इस गंदी लड़की से रिश्ता जुड़ा था। ये सब क्या हो गया सुमन? ये क्या हरकत है? थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्या? बस पहुंचने ही वाले थे ना हम, तुमने सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। भला नहीं बहू को ये सब शोभा देता है क्या? नितिन जी मैंने तो बहुत कोशिश की थी रोकने की, लेकिन आखिर में निकल ही गई। माफ कर देना मुझे। अरे तुझे माफ करने से हमारी गई हुई इज्जत वापस थोड़ी आ जाएगी। रिश्तेदार मजाक बना रहे, हमारा मजाक बनकर रह गए हैं अब हम। माँ आप गुस्सा मत कीजिए, उसकी भी कोई गलती नहीं है। कभी कभार रास्ते में ऐसा हो जाता है। अब आप बस ये सोचिए कि ये सब साफ कैसे करना है। ये सब साफ तो करना ही पड़ेगा ना। नितिन जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे इतना सारा खाना नहीं खाना चाहिए था। अगर मैं तब अपनी माँ की बात मान लेती तो आज आपकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए। बस बस, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अब चल जल्दी से ये साफ कर, मैं हाथ नहीं लगाने वाली इस गंद को। उस दिन के बाद सुमन को समझ आ जाता है कि कभी भी लंबे सफर पर जाने से पहले हद से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना रास्ते में भी कुछ ऐसा हो सकता है।